हाँ बच्चों, आज लास्ट क्लास में आपका हम पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कर चुके थे है नहीं? ठीक, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत। रसायन शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत अवधारणाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल का मतलब रूट, मूल का मतलब जड़। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जड़ मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, जड़ मजबूत तो सब कुछ मजबूत। बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बेस ही इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। देखो, कैलकुलेशन करने की आदत आपकी बननी चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ना बिना कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन करके देख लो और साथ में वो भी लो, क्या बोलते हैं, आपका कैलकुलेटर भी रखो। अपने कैलकुलेशन कर लिए, पहले कैलकुलेटर चेक करके देख लिया। कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए नहीं यूज करना है, कैलकुलेटर आपने सही किया कि नहीं उसके लिए चेक करके देख लेना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज बाद में करिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर, हमेशा। तो मूलभूत सिद्धांत में इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है यह देखना है। सबसे पहले इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु एटॉमिक मास। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है जैसे अणु द्रव्यमान, अणु भार वगैरह, अणु द्रव्यमान, अणु भार, AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो क्या यूज करना है? परमाणु भार, अणु भार और AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है, परमाणु भार, अणु भार, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, ये पहली चीज समझना। दूसरा, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, मतलब मोल अवधारणा। मोल अवधारणा, मोलों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, इसी में एक चीज और ऐड कर लेते हैं, तुल्यांक भार। तुल्यांक भार सब जानते हैं। तुल्यांक भार नाम तो सुना है ना सबने, तुल्यांक भार। तुल्यांक भार, अणु भार, परमाणु भार, ये सब बातें अच्छी। फिर सांद्रता इकाइयां,
ध्यान देना, सांद्रता इकाइयों में जैसे मोलरता, नॉर्मलता, ये सब कुछ सुना है। मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, शक्ति, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। तो इस तरह के नॉर्मलता, मोलरता, ये सब इकाइयां बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, मोल प्रभाज बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, मोल प्रभाज एक्स, मोल प्रभाज कौन है? ये सब सांद्रता की इकाइयां हैं, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशतता, पीपीएम, मोल प्रभाज वगैरह, इनको अपने को फिर यदि मान लो तुम्हें कोई अभिक्रिया दे दी जाए और उसमें मोल निकालना हो तो अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, और इसमें फिर मोल कंसेप्ट यूज करना, मोल कंसेप्ट यूज करना। ठीक है, जब अभिक्रिया लिख दी जाए तो उसमें फिर मोल कंसेप्ट का उपयोग करना। यहाँ पे सिखाऊंगा मोल कंसेप्ट, ये लिखा है, मोल अवधारणा भी लिख सकते हो। तो रसायन की जो जितने भी इक्वेशन है, उन रसायन के इक्वेशन में उनकी मोल कंसेप्ट कैसे हम लगाएंगे वो समझाना। ठीक, फिर रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम, जैसे आप एवोगैड्रो नियम, बायल्स का, ये मतलब जो आपके हिंदी में बोलने में, तो ये लिख लो पहले, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। तो आप केवल ये नाम डाल दो, बाकी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, केवल ये मेन आपका है, इसमें 5 नियम है, वो सब पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीजों के बारे में अपने को इसमें पढ़ना है। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? अब देखो, ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो अपन ने यहाँ लिखा था, किसी भी परमाणु का भार निकालना। मैं वापस फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ, वैसे एक बार आप अपन परमाणु संरचना में इसको समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। परमाणु भार,
ध्यान देना, प्रोटॉनों की संख्या गुणित प्रोटॉन का भार। देखो जैसे इस पेन का भार 10 ग्राम, ध्यान देना इस पेन का भार कितना है 10 ग्राम, और मेरे पास अगर 5 पेन है तो क्या करेंगे 10 गुणा 5, 50 ग्राम हो गया। तो एक प्रोटॉन का भार ले लिया और उसमें जितने प्रोटॉन है उनकी संख्या ले, तो ये हो गया आपका प्रोटॉन का कुल भार, है ना। ये हो गया प्लस न्यूट्रॉन की संख्या गुणित न्यूट्रॉन का भार। ठीक, यहाँ पे प्लस है ये, है ना, ये प्लस है, प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू इलेक्ट्रॉन का भार, इनटू इलेक्ट्रॉन का, पूरा लिख लेना, इलेक्ट्रॉन का भार, ये पूरा आपका परमाणु भार। तो बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। तो ये पहली चीज समझ आ गई सबको परमाणु। अब ध्यान से सुनना, बोले सर प्रोटॉन का भार, तो मैं यहाँ पे प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन इतना लिख दो चल जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन एमपी। ठीक है, ये एमपी है और ये एनपी है और ये ईपी है, क्या मास ऑफ प्रोटॉन और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन ध्यान से सुनना 1.0075 AMU होता है। ठीक है, कितना होता है? अब बताओ जरा, इधर ध्यान से सुनना, 1 के बाद क्या लगा है, फिर क्या लगा है, कितने जीरो लगे? अरे अपन 1 के बाद ही जीरो लगा देते हैं, उसके बाद ही इज्जत नहीं देते, समझ गए? जीरो को इज्जत देते हैं क्या? उसके बाद तो एक और जीरो है, उसके बाद फिर 75 लगा है, 75 की कोई इज्जत नहीं है, समझ गए? तो इसको आप पूरा हटा दो, अब आप क्या लिखो सीधा 1। समझ आ गया? मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00 और ये 79 अप्रॉक्सिमेट AMU, थोड़ा सा ज्यादा। अरे जब इसी जीरो की कोई इज्जत नहीं है तो इसकी क्या होगी, तो इसकी क्या होगी, समझ गए? तो क्या लिखना सीधा, बोलो, समझ आ गया? और एक और इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.0, अच्छा जीरो ही लिख दें, ध्यान देना जीरो लिख दें, जीरो लिख दें, तो जीरो के बाद की तो क्या इज्जत होगी? जब जीरो की इज्जत, जीरो की इज्जत तब है जब वो संख्या के बाद लगा हो। ठीक है, जब संख्या के बाद जीरो लगाओ तब उसकी इज्जत गुणों में बढ़ जाती है, लेकिन अकेले जीरो की कोई इज्जत नहीं है साहब। और इसके बाद क्या लगा है देखो, फिर क्या लगा है, और फिर क्या लगा है 0.000054 AMU। अब बच्चों बताओ इलेक्ट्रॉन के मास को क्या लिख दूं, समझ आ गया? तो प्रोटॉन का मास 1, इलेक्ट्रॉन का मास 1, प्रोटॉन का मास 1, न्यूट्रॉन का मास 1 और इलेक्ट्रॉन का मास 0। तो अब परमाणु भार में इसको तो हटा ही दो, अब बातें खत्म हो गई, समझ आ गया? तो परमाणु भार से जब आप इसको हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझा दिया कि होता क्या है। तो फटाफट लिखें, लिख लिया सबने? तो अब तुम प्रोटॉन को 1, इलेक्ट्रॉन को 1 और न्यूट्रॉन को 0 भार मान के काम करना, अपना काम बन जाएगा। ठीक, और बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना हो तो ये लिख दिया मैंने, करते रहना गुणा,
ठीक है, और नहीं तो ये आपका बेस्ट है, ये बेस्ट। चलिए आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, कर दूं क्लीन इसको? नहीं, ये देखो समझाना जरूरी था, अब बात समझ आ गई कि एक एक और जीरो ही मानना है। चलो अपन हाइड्रोजन का परमाणु भार निकालते हैं। क्या बोलो, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? इंटू एक। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? जीरो इंटू न्यूट्रॉन कितने होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या जीरो है और भार तो न्यूट्रॉन का 1 है। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और भार कितना है? समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन का भार जीरो और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या जीरो और भार, ये मामला हो गया जीरो। क्या बचा बताओ? 1। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 AMU। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 AMU। हाइड्रोजन का ग्राम में, हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार, हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार बराबर से ये 1 ग्राम। अब गुस्सा मत होना, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 AMU, लेकिन हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार 1 ग्राम। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार कोई पूछे तो कितना है? 1 ग्राम प्रति मोल। आगे बढ़ा दिया 1 ग्राम पर, ठीक है। तुमको ये जो दिख रहा है 1 AMU, उसी को ग्राम में लिख दो। ये जो दिख रहा है तुमको 1 AMU, इसी को किसमें लिख दिया? ग्राम में। तो ये ग्राम पर मोल हो गया। अब ध्यान से सुनना, परमाणु भार का एक नाम परमाणु भार, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार समझ लेना। परमाणु भार का एक नाम, दूसरा नाम ग्राम परमाणु भार, तीसरा नाम मोलर भार। 1 मोल का भार, ये क्या लिखा देखो, ग्राम पर मोल। 1 मोल के भार को ही क्या बोलते हैं? तुम चाहे तुमको परमाणु भार लिख के दें, चाहे ग्राम परमाणु भार, चाहे मोलर परमाणु भार, मोलर भार दें, ठीक है, सबका एक ही मतलब। आ गया पॉइंट समझ में? तो ये लिख लेना ताकि गलती ना हो। इन सबकी यूनिट क्या है? ग्राम। समझ आ गया? अब हीलियम का इधर देखो, सब ये लिख लिया। ये तरीका एक बार में समझ आ जाना चाहिए, एक बार में समझ आ जाना चाहिए तुमको, ठीक है। कई जगह तुमको ऐसा मोलर परमाणु भार लिखा मिले तो बिल्कुल मत डरना, हमेशा परमोल ही होता है। अब देखो हीलियम का परमाणु भार लिख रहा हूं,
हीलियम क्या होता है? हीलियम देख लो, हीलियम में परमाणु क्रमांक कितना होता है जरा बोलो? 2। ठीक है, ये देखिए परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2। और एक प्रोटॉन का भार 1। इसमें न्यूट्रॉन, इसका परमाणु भार कितना होता है पता है? 4। मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? बोलो। 2। क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या? 2। तो ये आपका आ गया 2AMU। ये आपका, अब हटाओ यहाँ, ये 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है हीलियम में? 2। अरे बच्चों, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमेशा बराबर होती है ना। नहीं तो बोले सर प्रोटॉन की संख्या अलग, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग, नहीं, समान होती है। तो ये आपका 2 इंटू 0 क्या हो गया? ये देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, लेकिन भार क्या है? बोलो। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है और भार कितना है? अब बताओ हीलियम का परमाणु भार क्या आया? समझ आ गया है? तो हीलियम का ग्राम परमाणु भार कितना हो गया बोलो? 4 ग्राम। अकेला 4 ग्राम लिख देंगे तब भी उसका मतलब क्या होगा? और ग्राम परमाणु भार ही क्या होता है? समझ आ गया? तो कोई टेंशन अब तो नहीं है ना। कितना, जरा देखो हीलियम के ऊपर तुम कैसा लिखते हो? 2 इसका प्रोटॉन, और हीलियम के ऊपर क्या लिखते हो? जल्दी बोलो, लिखते हो ऐसा कि नहीं? तो 2 क्या है? प्रोटॉन। 4 क्या है? परमाणु भार। 4 में से 2 गए तो न्यूट्रॉन कितने बचे? या 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन दोनों को जोड़ दो, कुछ कितना आ रहा है? बात समझ आ गई? इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन। 4 माइनस 2 तो कितने न्यूट्रॉन आ गए? 2। या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर दोगे तो क्या आ गया? समझ आ गया? क्योंकि इसका भार 1, इसका भार 1, बात खत्म। 2He4, ये हो गया 2He4। बोले इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। यही सबसे हीरो है, 0 है ये। इलेक्ट्रॉन का भार हटा दो, परमाणु का भार इलेक्ट्रॉन का भार हटा के ही निकाल सकते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना हो तो क्या करोगे? 1.0075, 1.008, 0.00054 मल्टीप्लाई करते रहो। खराब कर लो जिंदगी मल्टीप्लाई करके इसी क्वेश्चन से। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया। और हीलियम का परमाणु भार 4, हीलियम का परमाणु भार ग्राम में 4, हीलियम का मोलर भार 4। पहली चीज समझ आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? एक और उदाहरण देता हूं, फिर लिख दूंगा। अगर तुमने सोडियम का परमाणु भार निकाला, सबको मालूम है सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। ये पूरा संसार जानता है, सोडियम ही को तो संसार जानता है, 23। ठीक है, तो सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11। ये जेड का मान 11। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फिर? 11। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 12। कितना हो गया टोटल? 23। सोडियम का परमाणु भार कितना हो गया? कैसा लिखेंगे इसको? ये इसमें से इसको माइनस करो, कितने न्यूट्रॉन आ गए? 1 न्यूट्रॉन का भार 1, मल्टीप्लाई किया 1 प्रोटॉन का भार, मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया टोटल? इलेक्ट्रॉन 11 है पर बोलो 0। समझ आ गया? तो ये तो हो गया 0, अब बचा ये तो 23 हो गया। तो सोडियम का परमाणु भार 23 AMU आया। और AMU को कैसा लिख सकते हो? जल्दी बोलो, AMU को कैसा लिख सकते हो? 23 AMU को 23 ग्राम लिखिए, 23 AMU को 23 ग्राम लिखिए। तो ग्राम परमाणु भार कितना हो गया? 23 ग्राम पर मोल, 23 ग्राम पर मोल। लिख
लिख लिया सब लोगों ने? आप 3 एग्जाम्पल से आपको पूरी बात समझ आ जानी चाहिए। अब अणुभार खेत पर गए हुए तो बात हो गई थी अभी है वो अलमारी में निकिता राजपूत। यस सर सॉरी। अणुभार सारे परमाणुओं के भारों का योग, बस ये परमाणु है, ये परमाणु, दोनों को जोड़ दिया, ये बन गया अणु। इसका भार निकाल लो तो इसका भार अलग निकाल लो, इसका भार अलग निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया बताओ? समझ गए? सोचो, अगर मान लो तुमको अणुभार निकालना है किसका? NaOH का। उदाहरण NaOH सब जानते हैं। अभी सोडियम कितना था बोलो? है 23। ऑक्सीजन सब जानते हैं 16 होता है। हाइड्रोजन अब भी निकाला आज की क्लास में, कितना आ गया बोलो? 40। क्या आ गया? अणुभार 40 AMU। फिर ध्यान से सुनना, इस 40 AMU को क्या लिख दो? मतलब अब ये जो अणुभार है क्या बन गया? ग्राम अणुभार। ठीक है, अणुभार को ग्राम में रिप्रेजेंट करना, मोलर भार। मोलर भार बच्चों, अणुभार को ही मोलर भार बोले। वहां भी तो तूने लिखा था मोलर भार, तो वो परमाणुओं के लिए मोलर भार था और ये अणु के लिए। ठीक है, तो ग्राम अणुभार, मोलर मास, अणुक द्रव्यमान, अणुक द्रव्यमान ग्राम में, ये सब अणुभार को ही बोल सकते हैं। तो देखो इधर ये AMU में आया, इसी AMU को किस में रिप्रेजेंट कर दिया? बिल्कुल डरना नहीं, AMU को ग्राम में लिख देना, तो ये आपका बन जाएगा ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार, और जो ग्राम अणुभार होता है उसी का नाम अणुभार है। ये बच्चों समझ आया कि नहीं? अब डरना वरना नहीं, मोलर भार लिखाओ, अणुभार लिखाओ, ग्राम अणुभार लिखाओ, क्या डर? AMU को ही किसमें बदल देना, ये बन जाएगा अणुभार। लिख लिया सबने? अब मन में एक बात आ रही होगी, AMU क्या बोला है, ये तो बताया नहीं तूने। ठीक है, तो अब भी बताऊंगा AMU। चलो, अब जो मुख्य तुमको परमाणु भार याद करने हैं उनको लिखना है।
मुख्य बिल्कुल एकदम जो आपको मालूम ही होने चाहिए, जो पेपर में कभी दिए नहीं जाएंगे, पेपर में आपको वो नहीं दिए जाएंगे। यहाँ अपन ले लेते हैं तत्व, यहाँ ले लेते हैं परमाणु भार, हाइड्रोजन का 1, और ये हमने ग्राम में ले लिया, हीलियम का 4, ठीक है, आपका बेरिलियम बोरान छोड़ो, कार्बन का 12। एक काम करो ना, एटॉमिक नंबर भी लिख लो तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखो 1 1, हीलियम 2 4, कार्बन 6 12, कार्बन 6 12, 12 क्या है? परमाणु भार। कार्बन को तुम लिखोगे कैसा? ऐसा, ये, ठीक, ये ऐसा लिखने का तरीका भी ध्यान रहे। नाइट्रोजन 7 14, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 16, क्लोरीन छोड़ दो, नियान, सोडियम ले लो 11 23, मैग्नीशियम 12 24, एल्यूमिनियम 13 27। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट, ये, ठीक है। आया समझ में? तो इसे जरूर याद करना, इसे, और आगे बढ़ा देते हैं अपने। यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम याद रखना, सिलिकॉन छोड़ दो, फास्फोरस 15 31। 15 क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर सब जानते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। और परमाणु भार कितना होता है? 31। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जल्दी वो 8, ये 8, और परमाणु भार। और फास्फोरस के बाद आता है सल्फर, सल्फर का होता है 16 और 32। ये देखो, थोड़ा ध्यान दो, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर 16 32, फास्फोरस 15 31। बहुत इंपॉर्टेंट है फास्फोरस और सल्फर। फिर क्लोरीन, ये लिखें। सब लिखिए। फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, कॉपर 63.5, जिंक 65। ये मैं उनको भी यूज कर रहा हूं जो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी उपयोग में आएंगे। वो आप एक ही बार में यहाँ पे लिख लो, क्योंकि कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग में आएंगे। जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है, साधारणतः कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट,
इनके होते हैं। तो जिंक और कॉपर का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। याद हो जाएगा, मुझे याद हो गया, तुम्हें भी याद हो जाएगा, 2-4 दिन लगेंगे। देखो इधर, अब थोड़े इनको, क्लोरीन लिख दिया, ब्रोमीन का 80, ब्रोमीन होता है परमाणु भार 80, ये होता है 35। आयोडीन होता है 127, ये होता है 53। बस ये और लिख लो, बस 2 और लिख लो, ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ये है, लेकिन ये याद करना, ये है हमारे काम का, ये सबसे ज्यादा आपको आएंगे काम रेडॉक्स में, रेडॉक्स। अब इन्हें रखना थोड़ी है कि बस बोले जिंक 65, जिंक 65, जिंक 65, ऐसा नहीं, बस सिर्फ लिख लिया, जब जरूरत पड़ी तो देख लिया, ऐसे याद। अब बताओ, किसी का भी अनुभार निकालना हो तो ये इतनी चीजें याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, 1-2 बार करोगे याद हो जाएंगी। ठीक, जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया यार, H2SO4 का अणुभार निकालो, H3PO4 का अणुभार निकालो, ये बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। H3PO4, ये H2SO4, H3PO4, NaCl, और आपका ये अब जो आएंगे मैं बताते चलूंगा, ये तो ग्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर, ठीक है। आर्थोफास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड, ये तो जानते ही हैं। और यूरिया, NH2CO, NH2 यूरिया, ये आपको याद रहना ही चाहिए। यूरिया बच्चों, H2SO4 निकाल के देखो, हाइड्रोजन 1 into 2, सल्फर एक ही है बच्चे, ऑक्सीजन कितने हैं बोलो, 16 into 4, काउंट करना 98, ठीक है। नाइनटी, ये याद रहने चाहिए। NaCl सीधा, ये 180, ये 342, और यूरिया 60। यूरिया का फार्मूला नीचे दिख नहीं रहा, मैं यहां लिख देता हूं, ये यूरिया है 60। ये आपको बिल्कुल निकालने की जरूरत ना पड़े, आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप निकाल भी सकते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, यार ये 6 होना।
हो गया बेटा, समझ आ गया। तो अणुभार इनके क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपको नियमित क्वेश्चन में दिखेंगे और 10 बार निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना। आप एक बार इसको निकाल के रख दो और याद कर लो कितने हो। लिख लिया आप लोगों ने बेटा? हाँ, एक NaOH और लिख लेना, वो लिख ही दिया था मैंने 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज सीधा 180 याद रहता है, और सुक्रोज सीधा 342 याद रखना, और यूरिया सीधा 60 याद रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन्हें अपने को बार बार अब नहीं निकालना, एक बार में याद हो गया। एक और एसिटिक एसिड निकाल के बताओ कितना आता है, ये भी बहुत आएगा। एसिटिक एसिड कितने कार्बन है? 2 इंटू 12। कितने हाइड्रोजन? 3 और 1 4। कितने ऑक्सीजन है? 2 इंटू 16 बराबर से 60। ठीक है, हो गया। तो ये अणुभार निकालने और परमाणु भार की मैंने वास्तविक बात आपको समझा दी। अब इसमें कभी भी परेशानी नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आइए बच्चों, बात नहीं, ध्यान से समझिए। तुम्हारे घर में बोला गया, पापा ने बोला बच्चा एक पेन खरीद के ले आ, ये एक पेन, तो तुम एक पेन खरीद के ले। और अगर वो थोड़ी केमिस्ट्री पढ़े होते और 20-25 साल पुरानी केमिस्ट्री पढ़े होते और गलती से बोल देते एक मोल पेन खरीद लाओ, समझ आ गया? कितने पेन? एक पेन नहीं, एक मोल पेन। तो एक मोल पेन का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। समझ गया? इतने पेन तो पूरी अर्थ पे नहीं होंगे, पूरी अर्थ पे इतने पेन नहीं होंगे। तो तुम पापा को क्या समझाओगे? पापा एक मोल पेन की बात कर रहे हो कि एक पेन की बात कर रहे हो? समझ गए? तो वो याद आ जाएगा उनको कि यार हाँ यार बच्चों, एक मोल तो वो होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, तो एक मोल माने, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, एक मोल बराबर से होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल कण। ध्यान से सुनिए, एक मोल। तो जब भी मोल की बात आए तो मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। ध्यान ध्यान दें, लिखना बंद। यदि मैं बोलूं एक मोल पेन, एक मोल पेन माने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन। ठीक है, मैं बोलूं एक मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं बोलूं एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो तुम क्या बोलोगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ये मोल में लिख रहे हो, ये मोल के रूप में लिख रहे हो, और ये परमाणु, अणु, पार्टिकल्स के रूप में लिख रहे हो। ठीक है, एक पेन और 12 पेन। 12 पेन का मतलब क्या बोल दोगे? 1 दर्जन पेन। समझ आ गया? 1 दर्जन पेन। मम्मी ने बोला 1 दर्जन केले ले आना, आज मेरा व्रत है।
तो तुम गिनते हो कि नहीं, 1 2 3 12 दिए कि नहीं बे? ठीक है, उसे ऐसे ही बोलते हैं, पर उससे कभी नहीं बोलना चाहिए, किसी से भी वे करके नहीं बोलना, चाहे वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, वो आपको सामान दे रहा है, समझ आ गई? तो भैया 12 केले ले आए, मतलब क्या हुआ, 1 दर्जन आपने केले लेके आ गए। अपन बोलते हैं सचिन ने सेंचुरी मार दी, मतलब कितने रन मार दिए, 100। तो 100 का मतलब सेंचुरी, 12 का मतलब दर्जन। तो भाई मोल का मतलब, समझ आ गया? 100, 1000, लाख, अरे 1000 बोलेंगे तो 10 की पावर 3, ठीक है, लाख, करोड़, 10 करोड़ और 10 की पावर 23, गिन गिन के इतना पैसा आ जाए ना, तो केवल अपन जिंदगी भर गिनते ही रहेंगे, बस बैठे 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 गिनते गिनते मर गए। समझ आ गया? तो भैया बहुत बड़ी वैल्यू है 10 की पावर 23, समझ गए? कितने पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल, कण। जैसे आपको बोले 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम मतलब कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के परमाणु। सोडियम किससे बना है, परमाणु से। ये सोडियम किससे बना है, तुम यहाँ पे सोडियम भी लिख सकते हो। और 1 मोल, जैसे 1 पेन, 1 मोल पेन, 1 मोल सोडियम का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के परमाणु। समझ आ गई बात? अब जरा देखो, ये इधर देखो, ये सोडियम का परमाणु है, ठीक, और ये क्लोरीन का परमाणु, इनने मिलकर रिएक्शन करके ये NaCl बना दिया। अब बताओ, एक Na था और एक Cl, और अब ये क्या दिख रहा है, NaCl। ये भी कितना है, एक ही तो दिख रहा है। तो आपको यदि मैं बोल दूं 1 मोल नमक NaCl, साधारण नमक, इसका मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl के अणु, अणुओं की संख्या। ये आप पूरे फिर से देख लो, ये Na है, ये Cl, इनने NaCl, ये कितना दिख रहा है, एक हो गया, 100 हो गए, 1000 हो गए, और इतने हो गए 6.022 इंटू 10⁻23 हो गए। तो क्या बोलेंगे, 1 मोल नमक का मतलब क्या हो गया, किसके अणु। मतलब ध्यान से सुनना, 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। वो इलेक्ट्रॉन हो तो आगे इलेक्ट्रॉन लगा दो, प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन लगा दो, परमाणु हो तो परमाणु लगा दो, अणु हो तो अणु लगा दो, कुत्ते हो तो कुत्ता लगा दो। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरह से आप इसको पहले लिख लें। अब इसमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए। 1 मोल H2SO4 मतलब क्या हो गया, बोलो। ये H2SO4 के कितने अणु, कितने अणु, हो गया कंसेप्ट क्लियर? लिखो जल्दी इसको। तो बच्चों अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, ठीक। अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं नाक से और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं,
इतना बड़ा बलून लिया और फूलते जा रहा है, ठीक है, उसका 1 मोल नाप लिया तुमने, तुमसे बोला 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बलून में भर दो, तो तुम कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भरोगे? समझ गए? एक एक अणु गिनते जाओ, 1 अणु 2 अणु 3 अणु बलून में भरते जाओ, बलून फूलते जाएगा। लास्ट में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वाला कंप्लीट बोले ये भैया ये ले जा बलून, 1 मोल गैस भर दी मैंने, ठीक है। लेकिन यार गिनना तो बड़ा कठिन है, इतना लंबे समय तक कैसे गिनोगे यार? पैसे ही नहीं गिन सकते तो कार्बन डाइऑक्साइड बलून में कितनी गिनते जाओ? तो कोई दूसरी तरीका है, मैं आपको दूसरा भी तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लियर। इधर देखो, अगर तुमसे 1 मोल पेन की बात करते हैं तो तुम इतने पेन ले आओगे, अगर मान लो मैं 10 मोल की बात करूं तो क्या करोगे भाई? गुणा कर देना। नहीं तो सर आपने 1 मोल का बताया था, 10 का तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो यदि 10 मोल हो तो मल्टीप्लाई कर देना। अब इसका मतलब हो गया 10 मोल, इसका मतलब हो गया 20 मोल, 20 मोल माने इसमें गुणा किससे कर दो? 20, ठीक है। तो जहां भी जितने मोल लिखे, मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। ये कहलाती है एवोगैड्रो संख्या। तो एवोगैड्रो ने देखा कि यार मैं 1 मोल में देखता हूं तो इतने परमाणु आते हैं, उतने ही आयन आते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, उतने ही सब कुछ आते हैं 1 मोल। तो 1 मोल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण, पार्टिकल। और पार्टिकल तो कुछ भी हो सकते हैं, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मालिक कुछ भी हो सकते हैं। हो गया कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? दूसरा क्वेश्चन, 4 मोल NaCl में ऐसे बोलूं, Na आयन के कितने आयन या Na आयनों की संख्या? अरे कितने का मतलब कितने पेन, माने कितनी संख्या में, ठीक है। तो ऐसा Cl आयनों की संख्या या सोडियम आयनों की संख्या, आप ऐसा भी लिख सकते हो सोडियम आयनों की संख्या, आप ऐसा भी लिख सकते हो NaCl अणुओं की संख्या, NaCl अणुओं की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो। सॉल्व करके बताओ। बोलो, आ रहा है समझ में? पॉइंट आ रहा है समझ में तुम लोग को? चलिए इधर देखो सब लोग, पहले का आंसर, ये पहले का आंसर क्या दिया? 4 मोल, 4 की जगह 4, मोल की जगह ये
समझ गए? क्या आ गया पहले बोलो, मल्टीप्लाई कर देना आप तुम लोग। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ गए? NaCl अणुओं की संख्या 4 गुणित मोल की जगह ये रखा, मोल की जगह ये रखा, तो क्या आ गए? NaCl अणुओं की संख्या। ये पहला क्वेश्चन, NaCl अणुओं के संख्या, कितने अणु हैं, समझ आ गया? अरे बताओ तो, समझ आ गया पूरा? तो 4 मोल का मतलब हो गया, 4 की जगह 4 मोल की जगह ये रखा, और क्या पूछा बोलो, ये, ठीक। अच्छा अब बताओ, अगला चलते हैं। अगर मान लो मेरे पास ये NaCl है, ये देखो Na और ये Cl, तो ध्यान से सुनना, अगर एक NaCl में एक क्या दिख रहा है, Na, और एक क्या दिख रहा है, ये देखो एक NaCl, ध्यान से सुनना, एक NaCl में एक क्या है, Na, और एक क्या है, समझ आ गया? तो 4 अगर मेरे पास होते, ये 4 मैं बता ही देता हूँ, ये 4 है, बताओ अगर ये 4 पेन है, 1 2 3 4, तो Na कितने हैं और Cl भी कितने होंगे, समझ आ गया? मतलब यहाँ पर बात समझने की ये है कि यदि आपके पास 4 इतने अणु हैं और NaCl के एक अणु में, NaCl के एक अणु में एक Na आयन है, समझ आ गया? और NaCl के एक अणु में एक Cl आयन है, एक ही तो है ना, एक में एक, तो 4 में 4, तो 400 में 400, तो करोड़ में करोड़, तो इतने में कितने बोलो, Na आयनों की संख्या कितनी आ गई? NaCl के एक अणु में एक आयन, तो आपके पास NaCl के इतने अणु हैं, तो वही ये आ गया आपका Na आयनों की संख्या। आ गया समझ में? एक में एक, तो 4 में 4, तो करोड़ में करोड़, तो 100 करोड़ में 100 करोड़, तो इतने में उतने ही ना, नहीं आया समझ में? और एक में एक Cl आयन, इसको कैसा लिख सकते हो, इधर देखो, ये Na आयनों की संख्या, तो 4 इंटू ये संख्या में, और इसको आप दूसरी डिजाइन से ऐसा लिख सकते हो, 4 मोल, Na आयनों की संख्या 4 मोल, मोलों के रूप में बोल रहे हो और संख्या के रूप में बोल रहे हो, 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, बोलो समझ आ गया? अब अगर Cl की लिखना हो, तो Cl आयनों की संख्या 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, भाई जितने Na है उतने ही तो Cl है, Cl आयनों की संख्या भी उतनी ही होगी, Cl आयनों की संख्या। यार ये दिखता नहीं है नीचे, हाँ तो चलो पहले ये लिख लो, Na आयनों की संख्या ये लिखो, तो आपका इस प्रश्न का उत्तर है ये। अब बच्चों देखो, NaCl के अणु में एक Na है तो एक Cl है, 100 होते तो 100 Na होते, 100 Cl, आपके पास कितने हैं, तो Cl आयनों की संख्या क्या होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए, 4 मोल होनी चाहिए। आ गया समझ में? कभी कभी इसको ऐसा भी लिख देते हैं 4Na, 4 का मतलब 4Na का मतलब N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रो, ऐसा लिख देते हैं 4Ne, N का मतलब नंबर, A फॉर एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर, तो इस तरह से आपको लिखा जाता है, समझ आ गया? अब बताओ NaCl में अगर आपके पास NaCl है, तो एक Na और एक Cl आयन, कुल आयन कितने हो गए, जल्दी बताओ, बोलो 2, एक कुल आयनों की संख्या NaCl के एक अणु में
NaCl के एक अणु में कुल आयन कितने हो गए बोलो। तो यहां पर यदि मुझे कुल आयनों की संख्या लिखना है, कुल आयनों की संख्या, कुल आयनों की संख्या लिखना है, तो और 2 से गुणा कर दूंगा मैं। ये 4 तो है, ये 4 का गुणा तो है, और 2 से गुणा कर दिया ये, तो 2 से और गुणा कर देंगे, 2 × 4 × एवोगैड्रो नंबर। मतलब आप इसे ऐसा लिख सकते हो 8 Na, आप इसे लिख सकते हो 8 Na। आ गया समझ में? कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। कंफ्यूज तो Na आयनों की संख्या, Cl आयनों की संख्या, कुल आयनों की संख्या आपसे पूछी जा सकती। आया कि नहीं समझ में? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया, यहाँ तक का पॉइंट आपको समझ आ गया सारे? ये होता है एक पॉइंट आपको मैंने समझाया, अणुहार से, संख्या से, परमाणुहार से रिलेटेड कैसे करते हैं अपन, कैसे रिलेशन बनाते हैं। अब एक एटॉमिक मास यूनिट काय के बराबर, अगला टर्म लिखते हैं, टॉपिक डालिए AMU, टॉपिक डालिए AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU 1 नहीं, AMU, ठीक है। क्या लिखते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। बच्चों AMU का मतलब ध्यान देना, एटॉमिक मास यूनिट। पहले बच्चों जैसा समझा रहा हूं ताकि याद हो जाए, बस सीधा एक AMU बराबर से होता है 1 / एवोगैड्रो संख्या, 1 / Na ऐसा, और 1 / देखिए अब कभी भी बच्चों जैसा याद रखना, पहले कोई क्वेश्चन पूछे एक AMU क्या होता है तो तुरंत बता दिया 1 / एवोगैड्रो नंबर। यार जरा सोचो, इसको तुम ऊपर ले जाओ, इसको सॉल्व करना, ऊपर ले जाओ तो -23 हो गया, ठीक है। मैंने वहां पे -24, ये 23 को ऊपर ले गए तो कितना हो गया? -23, और यहाँ पे 1 को डिवाइड किया 6 से तो कुछ पॉइंट में आएगा, तो ये आ गया 1.66 × 10⁻⁻24। अगर तुम इसको ऐसा लिख सकते हो ना आप, 0.166 × 10 के, ये ऊपर गया 10⁻23 हो गया। और ये जब इसको डिवाइड करना, 1 / 6 करो, अगर कैलकुलेटर हो तो 1 / 6.022 करो तो क्या आएगा? कितना आएगा? कर लो, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास मोबाइल में, 0.166। और इसको क्या लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हो कि नहीं?
1.66 इंटू 10 टू द पावर -20, तो सीधा आ जाएगा। तुमको 1/6 करना आता है कि नहीं? 1/6 कर लोगे, कितना आएगा? इतना आएगा। आ रहा है? तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 AMU का मान बताओ, तो क्या बोल देना, कहना 1 एवोगैड्रो करके देख ले, आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो याद रखने का तरीका हुआ कि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 AMU काय के बराबर होता है, तो सीधा याद रखने का तरीका है 1.66 इंटू, कैसे आया वो बता दिया। अब रियल चीज में आते हैं। सब ध्यान देना, AMU किसे कहते हैं, अब रियल चीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, AMU कितना है वो तुम्हें याद हो गया, कितना होता है AMU, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और सॉल्व करना आ गया सबको। तो ये होता है आपका AMU। अब यदि मान लीजिए आपको पूछा जाए रियल में क्या है, तो वो चीज समझना है, वो आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। AMU का मतलब कार्बन का परमाणु भार क्या होता है बोलो? कार्बन 12, इसको बोलते हैं कार्बन 12, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कार्बन 12। कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। C14 भी पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा है ना। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन के कितने होते हैं? 3। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12। कार्बन 12 परमाणु के कार्बन 12 परमाणु, माने एक परमाणु। परमाणु का मतलब क्या? एक परमाणु, नहीं तो बोले कितने परमाणु, जहां लिखा मतलब वो एक की बात की जा रही है, एक परमाणु। कार्बन 12 के आप चाहो तो कार्बन 12 के एक परमाणु का के 1/12 भार, AMU कहते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु, समझ गए? यहाँ पे अब एक लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम जाते हो डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर साहब मेरे एक सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलते हो? डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, एक सिर में नहीं। तो यहाँ पर के एक परमाणु, तो एक की जरूरत नहीं होती, सीधा लिखा जाता है परमाणु। पर आपको समझाने के लिए मैंने एक परमाणु लिख दिया है। एक परमाणु के कितना, एक परमाणु है ये, इसके भी 12 हिस्से कर लो। कितने हिस्से? 12। एक पेन के 12 हिस्से कर लो, 12वें 1/12वें भाग का जो भार है, ऐसे 12 हिस्से करो और एक भार को निकाल लो, एक भाग को निकाल लो, उसका भार निकालो, तो वो क्या कहलाता है? AMU। कठिन लग रहा है? आ गया समझ में? कार्बन का एक परमाणु, ठीक है, उसका भार ले लिया, उसके 12 हिस्से किए, उसके 12 हिस्से का एक हिस्सा निकाला और उसका भार निकाल दिया, उसे क्या बोला गया? AMU। तो AMU इज द, बोलो क्या? कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 1/12वां भाग, ये कहलाता AMU। समझ आ गया? तो लिखना ही आता है, यही आता है। इसमें बहुत सारे लफड़े हैं। कार्बन 12 होना चाहिए और उसका कितना? 1/12वां भाग होना चाहिए।
ठीक है, लिख लिया। अब बोले कैसे सर कैलकुलेट करें, तो मैं आपको वो 2 मिनट में कैलकुलेशन समझा देता हूं। देखो इधर परमाणु भार कितना है, 12 ग्राम। ये क्या है, इसी का नाम क्या है दूसरा, तो मोलर भार। और मोलर भार का मतलब कितने का भार, 1 मोल का। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल का भार। क्या लिखते हो, 12 ग्राम पर मोल। अच्छे से सुनना, 12 ग्राम पर मोल माने 1 मोल का भार कितना है, और 1 मोल में कितने होते हैं जरा बोलो। अरे कितने परमाणुओं का भार 12 ग्राम है, अरे परमाणु को आंख से देख पाते हो, परमाणु को आंख से देख पाते हो, अरे अणुओं को नहीं देख पाते तो परमाणु को क्या देख पाएंगे। तो एक परमाणु का भार 12 ग्राम थोड़ी होगा, कितने कितने परमाणुओं का भार, कार्बन का एक परमाणु 2, 3, 4, 100, लाख, करोड़, अरब, और कितने ले लो, ओको जोर जोर से 6.022 इंटू 10⁻23 क्या ले लिया, कार्बन के परमाणु। और उनको एक तराजू पे रख के देखा तो कितने ग्राम आया, समझ आ गया। तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणुओं का भार कितना है, इसलिए तो उसको क्या बोला, मोलर का मतलब 1 मोल, और 1 मोल का मतलब, विद्या समझ आ गई। लेकिन यहां तो तुम क्या लिख रहे हो, अब बताओ इतना भार कितने परमाणुओं का है, एक परमाणु का भार निकाल सकते हो कितना है, ग्राम है 100 रुपए में 10 पेन आते हैं तो एक पेन कितने में आएगा, निकाल सकते हो। 100 रुपए में 10 पेन आते हैं तो एक पेन कितने में आएगा, निकाल सकते हो। सेम बिल्कुल, यदि 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणुओं का भार 12 ग्राम, इसलिए एक कार्बन के परमाणु का भार कार्बन के एक परमाणु का भार कितना आ गया, परमाणु भार बटे एवोगैड्रो नंबर। किसी भी दुनिया में किसी का भी एक परमाणु का भार निकालना हो तो उसका परमाणु भार रखना और एवोगैड्रो से डिवाइड करना, तो सीधा क्या आ जाएगा, एक परमाणु का भार। 1 मोल का भार इतना तो एक परमाणु का भार इतना, ये एक परमाणु का भार आया, ये इसकी बात की जाए, एक परमाणु का भार ये इतना आ गया, समझ आ गया। तो परमाणु भार जो होता है वो ग्राम में तुमने व्यक्त किया, वो कितने का भार है, कितने का भार है, ठीक है। 1 मोल का भार 12 ग्राम है। अब हाइड्रोजन के परमाणु भार कितना, 1 ग्राम। तो क्या एक परमाणु का भार 1 ग्राम होगा, क्या पिट जाएंगे, मारेगा कोई पकड़ के, जरा सा बच्चा भी, परमाणु दिखता नहीं उसका भार 1 ग्राम कैसे बोल रहे हो, तो क्या बोलोगे, अरे नहीं यार गलती हो गई, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का भार आया समझ में। तो ये आ गया आपका इतना 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम एक कार्बन के परमाणु का भार ये आ गया, ठीक है। द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। अब बताओ इसका क्या कर दूं, इसके 12 हिस्से करो, ठीक है। तुम्हारे घर में 12 एकड़ जमीन और 12 भाई हो तो कितने हिस्से होंगे,
12 एकड़ जमीन और 12 भाइयों, तो कितने हिस्से होंगे? 12। कितना आएगा एक के हिस्से में? 1। ठीक है, तो भाई 12 बटे ये, और इसका भी क्या करना है? 1/12। तो अब इसको सॉल्व करना है इसको। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए जल्दी लिखो इसको। हो गया? बच्चों क्लियर हो गया? अब एएमयू निकालना, ये एक परमाणु का भार, यहां तक की बात सॉल्व कर ली तुमने। अब एएमयू, इसको क्या करूं? एएमयू इक्वल टू, लिख लिया आपने? हटाऊं इसको? है? अब बच्चों एक एएमयू बराबर से, एक एएमयू बराबर से कार्बन के 12 वाले परमाणु का एक परमाणु का भार, ये तुम्हारे सामने, और इसका क्या कर दो? का 1/12 भाग, 1/12 भाग 12 से 12। बताओ क्या बचा? 1 एवोगैड्रो, जो मैंने शुरू में ही तुम्हें लिखा दिया था। समझ आ गया? 1 एवोगैड्रो, ये आ गया आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। अब एएमयू में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एएमयू का मतलब क्या है वो समझा दिया, कितना उसका द्रव्यमान है वो समझा दिया। आ गया समझ में सबको? अब एक बात और समझना, क्लोरीन का परमाणु भार लिखा था 35.5, तो गुस्सा आ रही है यार। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या है तो बराबर। ये ऐसा तो है नहीं कि किसी में 1.9 प्रोटॉन है, ऐसा पढ़ा है कभी? 1.9 प्रोटॉन आज तक नहीं सुना। स्टूडेंट में भी एक आया, एक 6 फीट का स्टूडेंट है, उसको भी मैं एक मानता हूँ, एक 3 फीट का स्टूडेंट है, उसको भी एक ही मानता हूँ। ऐसा कहता हूँ? अगर मान लो एक 6 फीट का बोले एक स्टूडेंट और एक 3 फीट का है, तो बोले आधा, 1.5 स्टूडेंट आए। समझ आ गया? तो अपन जब ऐसे नहीं मानते तो फिर क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 कैसे आ रहा है? तो कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो जो एटमॉस्फेयर में है वो कितने अनुपात में, उस आधार पर निकालते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो औसत परमाणु भार, ये औसत होता है, औसत परमाणु भार। ध्यान देना बच्चों, क्लोरीन का उदाहरण ले रहे हैं अपन, तो मैं क्लोरीन के उदाहरण से, ये आपको 3 बार आया है क्वेश्चन। क्लोरीन पर आया, नीट में बोरान पर आया, आयरन पर आया, तो ये 3 जगह आया। आयरन वाला भी आप लास्ट 2 साल से पहले में आयरन वाला क्वेश्चन देख लेना, तरीका मैं समझा रहा हूँ, यहाँ देखिए। क्लोरीन होता है दो प्रकार के क्लोरीन होते हैं। एक होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? और परमाणु भार एक का होता है 35 और एक का होता है 37। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। लेकिन एक क्लोरीन का आइसोटोप होता है 35 और दूसरा आइसोटोप होता है 36, 2 होते हैं।
ये जो अपन एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं यहाँ, यदि क्लोरीन है तो वो 35 वाला भी होगा और 37 वाला भी, ठीक। और जब हम इसका अनुपात नापते हैं तो इसका अनुपात आता है 75% और इसका आता है 25%, मतलब हुआ 3:1। ये अनुपात होता है, ठीक है। तो इसको लिख लो, ये अनुपात है इनका। क्लोरीन 17:35 और क्लोरीन 17:37, इनका अनुपात होता है 3:1 वायुमंडल में। समझ आया पॉइंट आपको? अरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, अभी अपन तुमसे पूछे ऑक्सीजन, इसमें कमरे में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो तुम क्या बोलोगे? सर नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। भाई 78 और 21 तो हो गए कितने, 99। 1% में क्या है? पूरी दुनिया की गैस। समझ गए? पूरी दुनिया की गैसें 1%। तो उस 1% में भी कितना है? ये बहुत कम है। उनमें भी क्लोरीन कितना है? ये वाला 75% है, 25। ठीक है। तो ये बोले क्या याद करना है? नहीं, ये याद नहीं करना है, ये हमेशा प्रश्न में दिया रहेगा। ये थोड़ी याद, ये मैं आज तक याद नहीं कर पाया, मैं तो एक उदाहरण के लिए याद है मुझे। अब मान लो आयरन हो तो मैं क्या करूंगा? याद रहेगा क्या? नहीं। तो किसी को याद नहीं करना, ये आपको परसेंटेज दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा। ये 25, 75, 25 मतलब 3:1। ध्यान देना। औसत अनुभार, औसत परमाणु भार बराबर से, इधर देखो सब लोग, इसका इधर देखो सब लोग, ये हुआ 35 इंटू ये हुआ 3, ये प्लस ये हुआ 37 इंटू ये हुआ 1। यहाँ पर आप 25 भी लिख सकते थे, यहाँ पे 75 भी। बात है कि ये 75 25 लिखो चाहे 3:1 डिवाइडेड बाई ये कितना है 3 और दूसरा कितना है 1, कितना आ गया 4। सॉल्व करना, ये आ जाएगा 35.5। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा ही बनाना, लाल कलर से ये तीर मारना सीख लो जरा, ठीक है। जाओ यात्रा तीर मारने पे है? हो गया क्लियर? तो अब इसे कैसे समझें? तो बस कितना सिंपल, देखो, एक आइसोटोप का भार इंटू उसका जो अनुपात है वो, दोनों का गुणा, प्लस दूसरे आइसोटोप का भार और उसका जो अनुपात है, दोनों का गुणा, दोनों का योग किया और एवरेज ले लिया। एवरेज कैसे लेते हो? समझ आ गया ना एवरेज लेना? तो 3 + 1, ये 3 है और ये 1, तो ये एवरेज आ गया। एवरेज लेना है इस तरह से। तो इस तरह से ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 35.5, 35। औसत परमाणु भार बराबर से, इसको लिखने का तरीका ये देखो, एक आइसोटोप का द्रव्यमान और उस आइसोटोप का दिया गया अनुपात,
एक आइसोटोप का भार गुणित दिया गया अनुपात, उसका अनुपात जो भी है वो ये ले लिया, प्लस दूसरे आइसोटोप का भार और उसका दिया गया अनुपात। ये योग किया और डिवाइड कर दिया इन दोनों के सम से, ठीक है, इन दोनों के योग से दिए गए अनुपात का सम। दिए गए अनुपात का योग। यार ये तरीका गलत है, घंटों लिखना लग। यहाँ देखो ना सामने, इसको देखो, 35 इंटू 3 ये हो गया, इसलिए मैंने ऐसे करवाया, ये तो जबरदस्ती लिख रहा हूं मैं। 35 इंटू 3 और दूसरा 35 इंटू 1 ये हो गया, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये 3 और ये 1, दोनों का ये वही लिखा है मैंने। अब आपको कोई भी दिए जाए तो आप इस तरह से इसे निकालने। आपको क्वेश्चन कार्बन के लिए आया है, हाइड्रोजन के लिए आया है और आयरन के लिए आया है। ये 3 है, कितना सिंपल है, कितना सिंपल। आ गया समझ में कि नहीं? आइसोटोप मतलब समस्थानिक, समस्थानिक। अरे समस्थानिक नहीं जानते हो? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार। समस्थानिक नहीं जानते हो? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। भाई ऐसी बेइज्जती मत करो समस्थानिकों की, तो मालूम होना चाहिए। आ गया समझ में? तो आप कभी भी औसत परमाणु जब कभी पॉइंट में हो, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेना कि उसमें इस तरह से किया होगा तब जो औसत आया। और औसत निकालने का तरीका सीख गए सब लोग। तो ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको आज की क्लास समझ आ गई पूरी? तो कल अब मोल अवधारणा शुरू हो जाएगी आपकी। आज मैंने चीजें समझा दी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मतलब मोल अवधारणा शुरू हो जाएगी। चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आप लोग को समझ आ गया सबको?